कौन सा? जीएमडीसी ग्राउंड। हाँ, जीएमडीसी ग्राउंड में बेंजी कह रहे हैं। तो सब कुछ, अरे मोदी को टोपी दे रहे हैं, मगर मोदी ने क्या किया? आपको टोपी पिना दी एक कैंडिडेट ने। तो ये इनका मामला है। ना भाजपा टिकट देती है, उनको मतलब ही नहीं है। अब इनको क्या तकलीफ है कि बापू नगर में जो हमारा जलसा हुआ था, हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जनता आई है, तो इनको लगा कि नहीं कुछ करते हैं, आपने उसको खरीद लिया। तो हमारे पास जमीर फरोशों की कमी नहीं है। मीर जाफर, मीर सादक कौन थे? टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले कौन थे? इमाम हुसैन को करबला में शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे? यही तो लोग थे, यही फितरत के लोग थे जो अपना जमीर बेच चुके थे, जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज भी पढ़ते थे और उन पर तलवार भी चलाते थे। यही तो लोग हैं। ये जमीर फरोश हमारे ही सफों में है। इन जमीर फरोशों को हमको पहचानना है। और वो दीवाना जो है चंद लाख में अपना जमीर बेच दिया। मगर याद रखो, कांग्रेस पार्टी अभी बापू नगर का पिक्चर बाकी है। अभी बापू नगर का पिक्चर बाकी है। तुमने जो बिकता था उसको खरीद लिया। मैं बिकने वाला नहीं हूं। मैंने अपने आप को बेच दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों के गुलामी के लिए। तो जो बिकता है तुमने उसको खरीद लिया, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगाओ, ये फुला टीम, इसके लड़ने से ऐसा होगा। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया, मैं लड़ा था क्या? तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी लड़ा था, बल्कि मैंने कहा था आओ प्यारे तुम अमेठी मत लड़ो, अब राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ा लो, जमानत मैं जब्त कराऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह कराएगा। ये कांग्रेस का गुरूर है। वो कभी भी आपको ताकतवर नहीं देखना चाहते। अच्छा बताओ, कहां अहमद पटेल के बेटा और बेटी कांग्रेस में हैं? तुमने देखा अहमद पटेल जिसने अपनी जिंदगी कांग्रेस के लगा दी, कहां है? क्या तुमने देखा वो जिनके अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के कांग्रेस के पुराने नेता थे, उनकी औलाद कहां है? माधव सिंह सोलंकी का बेटा एमएलए है, वो कहां? बताओ। बोले नहीं, जरूरत नहीं है। तो इनका मतलब एक ही है कि दबाओ इन लोगों को। ये कभी भी अगर इनको डर इस बात का है कि अगर मजलिस आपको सियासी लीडर बना देगी, तो उनको डर इस बात का है कि हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुकानदारी अल्लाह खत्म करेगा। अब तुम देखना, यहां से तुम्हारी बर्बादी का आगाज हो चुका है। तुम ये समझते हो कि दौलत के बिना पर तुम खरीद लोगे। अरे जो यजीद के चाहने वाले हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक है, वही बिकेंगे। जो आका के गुलामों के गुलाम हैं, वो अपनी जान को निछावर करेंगे, मगर दुनिया उनको कभी नहीं खरीद पाएगी। हमको सिखाया गया था, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे सिखाया कि तुम उनकी उम्मत हो जिनको कहा गया था कि एक हाथ में अगर चांद, एक हाथ में सूरज रख दोगे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम राय हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो बिकता है दौलत पर वो बिकेगा। मैं बिकूंगा जरूर। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर बिक चुका हूं जमालपुर की जनता। मैं हमारी इज्जतदार मां और बहनों को पैगाम देना चाहता हूं कि आपने मोहब्बत से जो मेरे सर पर हाथ रखा, जो आपने मुझे अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर कहा कि बेटा जा, तू हैदराबाद से आया है, तू फिक्र मत कर, जमालपुर में हम तुम्हारा साथ देंगे। तो मैं हैदराबाद से आया हूं, वो हैदर कर्रार की सरजमीन, ये अहमद मुस्तफा की सरजमीन है इंशाअल्लाह ताला। ना हैदर अहमद से जुदा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो आप मेरी इस बात को कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि आप एक सियासी ताकत बन जाए। कोई नहीं चाहते। कौन चाहता है? जो गुलामी करेंगे, जो उनकी आंख में आंख नहीं डालेंगे, जो अपने आंखों को झुकाएंगे और हाथ बांधकर गुलामों की तरह कहेंगे हे भाई कुछ नहीं निकलेगा,
हम वो गुलामी नहीं करेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब 27 साल से आपने भाजपा से मिलकर भाजपा को कामयाब किया। अब क्योंकि एक नई शुरुआत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा को तकलीफ हो चुकी है। मुख्तलिफ तरीकों से वडगाम में हमारा कैंडिडेट, उसको डराया जा रहा है, उसके घर पर लोग जाते हैं। हमारा दलित कैंडिडेट है वडगाम से, कौन डरा रहा है? कांग्रेस पार्टी। क्यों इतना डर रहे हैं भैया आप? जमहूरियत है, इलेक्शन लड़ने दो। अरे हम तो 14 लड़ रहे थे, तुमने एक को खरीद लिया तो 13 बाकी हैं। 182 है ना गुजरात की विधानसभा में, कितने हैं? 182। 13 माइनस करो, कितने रहते? कितने रहते? कितने रहते? कितने? जोर से बोलो। 169 रहते। लड़ो ना 169 पे, हराओ बीजेपी को, पूरे जीत जाओ, सरकार बना लो। मगर उनको 169 की फिक्र नहीं है। उनको ये फिक्र है कि हरा झंडा लेकर जो ये दीवाने बच्चे दौड़ रहे हैं आज जमालपुर में, अगर ये कामयाब हो गए तो हमेशा के लिए उनकी सियासी दुकान, जो आपको डरा कर इस्तेसाल करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, खत्म होगा। अब वो तुम्हारा डराना, तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन खत्म होगा। अब ये दूसरी पार्टी भी है, एक छोटा रिचार्ज, हम गारंटी कार्ड दिए। अच्छा, जो तुमने कार्ड दिया, ये तो बताओ कि बिल्किस बानो पर, वो पूछो लोगों से, बिल्किस बानो पर तुम्हारा दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलता? आप बोलो, बिल्किस बानो पर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। जोर से बोलो, बोलना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे। बोलेंगे नहीं, बिल्किस पे नहीं बोलेंगे, हम स्कूल पे बोलेंगे। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलो, नहीं उस पे भी नहीं बोलेंगे। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट पर बोलो, वो अभी नहीं बोलेंगे। तबलीगी जमात पर सबसे पहला इल्जाम लगाने वाला ये दिल्ली का छोटा रिचार्ज। जब तबलीग कोविड चल रहा था तो तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया और बाद में कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। माने दिल्ली में कोविड की लिस्ट आती थी कि इतने लोगों को कोविड हुआ, इतने तबलीगी जमात के लोगों को कोविड हुआ। आज वो आकर बोल रहा है, मैंने काट दिया, काट दिया, काट दिया। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, पहचानो आप इन लोगों को। हम आपसे एक ही बात की अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दो। एक मर्तबा पतन के निशान पर पूरे एतमाद और भरोसे के साथ और पूरी बेबाकी के साथ आप 5 तारीख को मजलिस को, साबिर भाई को कामयाब करिए इंशाअल्लाह। जो काम जमालपुर में नहीं हुआ वो काम साबिर भाई करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को आप। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में पुकार कर उत्तर प्रदेश की जनता से कहता रहा। 180 जलसे मैंने उत्तर प्रदेश में किए। मैंने उत्तर प्रदेश की आवाम से, अल्पसंख्यक समाज से कहा कि देखो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोके। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आवाज विधानसभा में पहुंचे। जब हमारी आवाज विधानसभा में पहुंचेगी तो वो आवाज उठेगी नाइंसाफी के खिलाफ। वो आवाज उठेगी जब बच्चों को रात के अंधेरे में पुलिस उठाकर लेकर जाती तो उनके लिए, वो नौजवान को छुड़ाने के लिए वहां का एमएलए दौड़ेगा। जब किसी हमारी बहन की आबरू पर आंच आती है तो उसकी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा। जब किसी के घर को तोड़ा जाता है तो रात के अंधेरे में दौड़ कर आएगा। ये काम हमको कर सकते और करना चाहिए। मगर कांग्रेस ये छोटा रिचार्ज नहीं, सत्ता, अरे सत्ता तुमको मिली तो तुमने क्या किया बताओ हमको। अगर यहां पर मेरी तकरीर कोई बुजुर्ग सुन रहे हैं जिनकी उम्र 85 और 90 साल के अगर दरमियान में होगी तो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि आज से 55 साल पहले, 53 इयर्स पहले, 69 का जो फसाद अहमदाबाद में हुआ था वो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार
सरकार थी। पूछो उन बुजुर्गों से क्या बुरा हाल हुआ था। 2002 के बराबर उसी तरह बर्बरियत के मजारे किए गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे दबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप 5 दिसंबर के दिन भाजपा को शिकस्त दीजिए जमालपुर से और मजलिस को कामयाब करिए। सत्ता में आने से रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी की तकरीरों को सुना, नारे लगाए, जिंदाबाद, बड़े खुश हुए, मगर उन्होंने समझा कि शायद समाजवादी को वोट देने से कुछ हो जाएगा। दिया वोट और मिला क्या, घर तोड़े जा रहे हैं, जेलों में डाल दिया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये जो 13 हमारे मजलिस के कैंडिडेट हैं, इनको कामयाब करिए। आपके उम्मीदवार जब जीत कर गुजरात की विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। आपकी आवाज आपकी हिफाजत करेगी। हर समाज की आवाज है। अरे आखिर क्या बात है कि हमारे पटेल भाई भी हैं, अल्पसंख्यक समाज की भी आबादी बराबर है, उनके 40 से ज्यादा एमएलए जीत जाते और आपके खाली 3। अब ये 3 का मामला सुनाता हूं। ये 3 की बात साबिर भाई से आकर कांग्रेस के चाहने वालों ने की थी, साबिर भाई से पूछ लेना। ये 3 आकर कांग्रेस की तरफ से कोई लोग आए थे, आकर कहा कि साबिर देख 3 है, कुछ कर ले यार। तो साबिर भाई ने दिल बड़ा करके कहा कि ठीक है चलो। वो एक राजकोट की वंकारा सीट है, क्या ना वंकारा नाम, वंकनेर पीरजादा साहब है, और ये दरियापुर है। मैं नहीं लड़ाता हूं। जमालपुर मैं 2 बार का एमएलए हूं, मैं लड़ूंगा। तो मालूम आपको कांग्रेस ने क्या कहा? नहीं, तीनों छोड़ दे साबिर। हम तो दोनों छोड़ने तैयार थे। उन्होंने कहा कि तीनों छोड़ दे। फिर बाद में बोलेंगे ओवैसी को गुजरात मत लाओ, मजलिस को छोड़ दे। अरे आप बताओ, उनको दोनों 2 सीट छोड़ने तैयार थे। ठीक है लड़ो आप, मगर नहीं। तो साबिर भाई ने कहा कि नहीं, जमालपुर की जनता को मैं उनका मखरूज हूं, उनकी मोहब्बत का। मुझे जमालपुर की जनता के काम करना है। मुझे जमालपुर के फैक्ट्रियों को खुलाना है जो कांग्रेस का एमएलए ने उन फैक्ट्रियों को बंद कराकर 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज साबिर भाई जमालपुर की जनता की खिदमत करने के लिए, जमालपुर की इस विधानसभा को एक मिसाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए मजलिस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि साबिर भाई को 5 तारीख को कामयाब करिए। ये आपके फायदे में होगा। और फिर से बार बार कह रहा हूं कि जमालपुर में अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो उसका नाम साबिर काबुली वाला है। जमालपुर से अगर कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये कांग्रेस पार्टी से होने वाला नहीं है। इनके बस की बात नहीं है। इनका नेता अमेठी हार गया और वायनाड जीतता है। इनके बड़े बड़े लोग जीतकर एमएलए बनकर, जीतकर बनकर एमएलए बनकर बीजेपी के सामने जाकर बिक जाते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, अब बहुत हो गया कांग्रेस और छोटा रिचार्ज कर, क्योंकि 10-12 मिनट बाकी हैं। जरा मोदी जी पर भी कुछ बोल दें, वरना कांग्रेस वाले बोलेंगे ए बहुत बोला हम पे, कितना बोला हमको देखे, उनको नहीं बोला हमको बोला। ये तोलते ना, हमारी तकरीर को तराजू में तोलते हैं। बोल तो नहीं सकते, तकरीर में जबान का तुम मेरा मुकाबला ही नहीं कर पाओगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मेरे जबान का मुकाबला ही नहीं कर पाओगे। अच्छे अच्छे करने की कोशिश किए, ठंडे पड़ गए। ये अल्लाह का करम है, ये सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सिर्फ अल्लाह का फजल और करम है। असदुद्दीन ओवैसी की कोई इसमें कुछ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब बीजेपी पे आ जाइए। बीजेपी के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। अच्छा, कैसे बनाया नरेंद्र मोदी ने गुजरात को? देखो बाप, पूरा इनका चट्टा बट्टा लेकर आया हूं।
गुजरात को इन्होंने बनाया। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। पूछिए कांग्रेस से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या बोलना है, बोलेंगे इसकी बात मत कर। वो छोटा रिचार्ज से पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बोले ना 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 वो बात ही मत करो। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया, गुजरात को आपने बनाया। तो गुजरात में आपको मालूम होगा कि जो खवातीन बच्चियां जो कभी स्कूल अटेंड नहीं किए, 30 में से गुजरात को 19 नंबर मिले हैं। 30 में से 19 नंबर मिले हैं। अब आप बताइए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, 30 में से 19 नंबर गुजरात को। देखते रहिए। स्टंटेड चिल्ड्रन, वेस्टेड चिल्ड्रन यानी जो बच्चे जो उम्र जो उनका वेट होना चाहिए, उसमें गुजरात का नंबर क्या है, 30 में से 29। मोदी जी बोलते मैंने गुजरात को बनाया। अंडरवेट चिल्ड्रन है। अच्छा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में होना चाहिए, 30 में से 23 नंबर। हायर एजुकेशन में जो 18 से 23 साल के होते हैं उनका ये नंबर। अच्छा, जो हायर सेकेंडरी में 11 से 12वीं जमात के बच्चे हैं, कितना नंबर दिया गया गुजरात को, 30 में से 24। मोदी जी अब आप बताइए क्या है, कितने उर्दू मीडियम के स्कूलों को बंद करके रख दिया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर भी मोदी जी बोलते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया। मोदी जी, आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने जरूर मोरबी के ब्रिज को बनाया था। मोरबी का ब्रिज जब टूटा, आज तक वो कंपनी के मालिक को मोदी और भारत बीजेपी की सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करती। उनको अब तक गिरफ्तार नहीं करती। 150 बच्चे मर गए, 150 लोग मौत का शिकार हो गए, जिसमें 50 बच्चे थे। आप बताइए, उसमें 2 साल का भी बच्चा था। भारत की सरकार और बीजेपी की सरकार वो बड़े कंपनी के मालिक को बचाने की कोशिश कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको जानकर हैरत होगी कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम क्रिमिनलों के खिलाफ हैं, मगर गुजरात में क्या कर रहे हैं, नरोडा पाटिया में जिस शख्स को 90 लोगों के कत्ल के इल्जाम में, मर्डर के इल्जाम में कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी, वो आज भाजपा के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। नरोडा पाटिया में जिसने 90 लोगों को कत्ल किया, आज वो भाजपा के कैंडिडेट के लिए काम कर रहा है। जिसने बिल्किस बानो की रेप करने वालों को, बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी को कत्ल करने वालों को, जिसने बिल्किस बानो की मां का रेप करके कत्ल करने वालों को संस्कारी कहा, वो भाजपा का उम्मीदवार है। बताइए आप कौन सा इंसाफ आपसे हो रहा है? बताइए आप कौन से जालिम का साथ दिया जा रहा है या मजलूम का साथ दिया जा रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिल्किस बानो से इंसाफ होना चाहिए। बिल्किस बानो को जिन लोगों ने उसकी इज्जत लूटी, उनकी असली जगह जेल है। उनकी जगह खुली जगह पर गुजरात में नहीं रह सकते हो। और फिर आप देखिए कि मोरबी के ब्रिज गिरने से 150 लोगों की मौत हुई, और खेड़िया में गरभा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में बच्चों को सरे बाजार लाकर इसी तरह मजमे को खड़ा करके उनको पीटा गया, उनको मारा गया। बताओ भाजपा वालों, बताओ भारत के प्रधानमंत्री, पत्थर फेंकने के इल्जाम में आपने बच्चों को लाकर रोड पर पीटा, जो 150 लोगों को मार दिया, आपकी सरकार उसको अभी तक हाथ नहीं लगाती। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? आप बताइए, ये कौन सा इंसाफ है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। तनख्वाहें कम हो रही है, नौकरियां नहीं है, स्कूल नहीं है, पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है, मगर बीजेपी कहती है कि हमने गुजरात को बनाया। गरीब परेशान है, दलित परेशान है, अल्पसंख्यक समाज परेशान है, सब परेशान है,
मगर बीजेपी कहती कि नहीं, सब चंगा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, ताकि गुजरात में एक ताकतवर अपोजिशन अगर कोई रोल अदा कर सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज बुलंदबान दावे किए जा रहे हैं, बहुत बुलंदबान दावे किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी माफ कर दूंगा, इतना ये दे दूंगा। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे एक जोक याद आया, एक लतीफा मैंने पढ़ा था कि एक बीजेपी, कांग्रेस और छोटा रिचार्ज टीम खड़े हुए थे। तीनों खड़े होकर एक ने, बीजेपी वालों ने कहा कि हमारे पास इतनी जमीन है कि अगर हम उस पर फर्टिलाइजर डालना शुरू करें तो वापस आने तक अनाज उग जाती। तो कांग्रेसियों ने कहा, है इतनी जमीन आपके पास है कि बीज डाले और वापस आकर अनाज उग जाता है? बोले हाँ। तो कांग्रेसियों ने पूछा, कहा कि अच्छा तुम्हारे पास इतनी जमीन है? तूने कहा कि हमारे पास कितनी जमीन है मालूम? तो भाजपा वाले बोले कितनी जमीन है बताओ? बोले हमारे पास इतना बड़ा बंबू है कि अगर जमालपुर के तारे को हम हटाकर दरियापुर के करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा बंबू से उस तारे को रखा लेते हैं। और अगर हमारा दिल बोला कि जमालपुर से तारे को हम लेकर जाएं जुहापुरा में तो वहां भी चला जाता। तो बीजेपी वाले परेशान हैं, इतना बड़ा बंबू तेरे पास है। तो आप पार्टी वाले बोले, ओह माने ये बीज डाले तो फसल उग गई। इनके पास इतना बड़ा बंबू है कि जमालपुर से तारे हटाएंगे तो दरियापुर, अगर दिल नहीं लगा तो जुहापुर, या नहीं तो सूरत में पहुंचा देगा। तो फिर पूछा गया कि भाई ये बंबू तुम कहां रखते, ये बंबू आप कहां रखते? तो आप पार्टी ने कहा कि शायद मेरे घर में रखते होंगे आप। माने ये लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था यही गुजरात में कि 15 लाख आएंगे, वीडियो आज भी है। ब्लैक का पैसा आएगा भाइयों बहनों, 15 लाख आपके अकाउंट में। 15 पैसे नहीं आए गरीब के अकाउंट में। चाहे पी कर कहा था 15 लाख, फिर कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिले। कहां मिले 2 करोड़ नौकरियां आपको? तो भारत की जनता को और गुजरात की जनता को ये लंबी लंबी छोड़ने वालों की बातों को याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मन की बात में कहा कि कभी कभी जोक मार लेना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए। तो मैं जमालपुर की जनता के सामने एक जोक बोल रहा हूं, भी भाजपा वाले दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। मोदी जी सऊदी अरब गए, रियाद में मोदी जी ने तोप को देखा, तोप को देखा। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हर चीज को बड़ी गहराई से देखते हैं, ऐसा गोल फिरते उसको यूं देखते। वो फिर शेख से पूछे बहुत बड़ी है? तो उसने कहा बहुत बड़ी है। फिर प्रधानमंत्री ने पूछा कितना दूर फेंकती है? वो शेख भी बड़ा चालाक था, वो जमालपुर आया था, शायद सलीम भाई के घर में कुछ खजूर खाया होगा। उसने कहा वल्लाही तुमसे कम फेंकती। जोक है, दिल पे मत लो, वरना कल बोलेंगे भड़काऊ भाषण दिया, केस बुक करो, केस बुक करो, क्या करते करो। मैं यही रहने वाला हूं, मैं अहमदाबाद को आया हूं तो जाने वाला नहीं हूं। मैं आपको एक बात का वादा कर रहा हूं, मैं इलेक्शन के बाद भी आता रहूंगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं गुजरात की सरजमीन को आता रहूंगा। और अगर आपने मुत्तहिद होकर जनाब साबिर काबुली वाला को अपना एमएलए बना दिया इंशाअल्लाह, तो महीने में एक मरतबा मैं आऊंगा, सलीम भाई के घर में बैठेंगे। कभी एक हफ्ता सलीम भाई के घर में, तो दूसरा बहरामपुरा वार्ड में, तो कभी दूसरे तीसरे वार्ड में बैठेंगे और पूछेंगे कि साबिर भाई ने क्या काम किया बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपके लिए हम लड़ रहे हैं। मैं अगर आ रहा हूं तो अपनी इज्जत के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आ रहा हूं। अल्लाह मेरी नीयत का हाल जानने वाला है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में अगर मजलूमों को अपना हक मिलना है, भारत की राजनीति में अगर कमजोरों से इंसाफ मिलना है,
भारत की राजनीति में अगर कमजोरों को ताकतवर बनना है, भारत की राजनीति में अगर कमजोर अवाम के नौजवानों को उनके ख्वाबों को पूरा करना है, तो याद रखो वो ख्वाब तुम्हारे उसी वक्त पूरे होंगे जब तुम अपनी आवाज को मुत्तहिद होकर एक एक वोट मजलिस को देकर कामयाब करोगे। और वो जब विधानसभा को जाएगा तो उसकी आवाज आपको जमालपुर में सुनाई देगी। जब साबिर काबुलीवाला गुजरात की विधानसभा में खड़े होकर आपके इंसाफ के लिए लड़ेगा और पुकारेगा, तो आपके दिलों को कानों तक आवाज आएगी, जो आप कहेंगे कि हाँ ओवैसी ने सही कहा था कि हमने ऐसे शख्स को अपने मेले बनाया जो सरकार के सामने खड़े होकर बेखौफ होकर जमालपुर की जनता के इंसाफ के लिए लड़ रहा। तो मेरी आप तमाम से अपील है, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 5 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलिए और पतंग के निशान पर बटन दबाइए। क्या आप तमाम लोग इंशाअल्लाह मजलिस का साथ देंगे? क्या आप तमाम लोग पूरे सुबह निकलकर 100% पोलिंग कराएंगे? क्या 5 लोग की जिम्मेदारी लेंगे वोट कराने के लिए? आवाज कम आ रही है, बस जोर से बोलिए, कहां से नहीं आ रही आवाज? आप तमाम लोग 5 की जिम्मेदारी लेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, इस जमालपुर में आपको अपनी कामयाबी के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि साबिर भाई को वोट दीजिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जमालपुर की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की होगी, जमालपुर की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां पर आए, और मुझे यकीन है कि 5 तारीख को आप लोग मुत्तहिद होकर अपनी इत्तेहाद की ताकत पर अपनी जमात को, अपनी आवाज को इंशाअल्लाह ताला गुजरात की विधानसभा में भिजाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, गुलपोशी की रस्म है। मैं अनस खान से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बैरिस्टर असद साहब का स्वागत करें, उन्हें फूलों की माला पहनाई जाए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उसके बाद हमारे सलीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि जमालपुर खाड़िया के लोकप्रिय उम्मीदवार साबिर भाई काबुलीवाला का स्वागत करें। महमूद खान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे हैदराबाद के एमएलए मेराज हुसैन साहब का स्वागत करें। तो याद रखें, 5 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक साबिर भाई काबुलीवाला को पतंग के निशान वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।